हेलो स्टूडेंट, माधव ग्रुप ऑफ ITI ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का लेक्चर नंबर 1 हमने कल किया था, जिसमें हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था, ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसमें हमने ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल और EMF समीकरण कल देखा था। अब आज आगे देखते हैं। तो कल हमने देखा था कि कल ट्रांसफार्मर का EMF ठीक। तो EMF ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग के लिए हमने क्या मिला था, E1 बराबर 4.445 इंटू N1, जहाँ हमारा E1 क्या था, प्राइमरी में प्रेरित EMF था। 4.44 एक कांस्टेंट नंबर हो गया। 5M क्या था, कोर में सेटअप होने वाला मैक्सिमम फ्लक्स, F फ्रीक्वेंसी और N1 प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न, मतलब चालकों की संख्या। अब इस तरह का फ्लक्स हमारा प्राइमरी में उत्पन्न हुआ, इसको हम ले लिए नंबर 1। इसी तरह से हमारा फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में भी उत्पन्न होगा। क्या होगा, 4.445M, जो कि हमारा एक कॉमन फ्लक्स है, और ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, इसलिए F, और यहाँ पे हम N2 लेंगे क्योंकि सेकेंडरी में हो रहा, तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर 2 बन गए। अब क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 को 2 डिवाइड बाई 1 करते हैं। तो जब हम ये करेंगे तो हमें बनेगा E2 बटे E1 बराबर 4.445M FN1 अपॉन 4.44, यहाँ पे N2 होगा, 5M FN1। यहाँ से 4.445M F ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमें, E2 बटे E1 बराबर N2 बटे N1। E2 बटे E1 बराबर N2 बटे N1। इसको हमने कहा समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। अब हम जानते हैं कि EMF बराबर क्या होता है, I इंटू R। I क्या है, प्राइमरी मतलब धारा, और R क्या है, उसका प्रतिरोध। तो अगर हम यहाँ पे E2 की जगह पे क्या लिखें, I2 R2, और E1 की जगह पर लिखें I1 R1 बराबर N2 बटे N1। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अगर हम इसको अलग अलग करें, I2 बटे I1 गुणे R2 बटे R1 बराबर N2 बटे N1।
तो इसको अगर हम और आगे लिखना चाहें तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, R2/R1 इंटू I1/I2 बराबर N2/N1। तो ये हमारा बन जाएगा R2/R1 बराबर N2/N1 बराबर I1/I2। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन बन जाता है 4 नंबर। तो हम समीकरण 3 और 4 से, समीकरण नंबर 3 और 4 से क्या देखते हैं कि E2/E1 बराबर N2/N1 है। E2/E1 बराबर N2/N1 है और N2/N1 बराबर क्या है हमारा I1/I2। ठीक है, तो इसको हम बराबर मान लेते हैं K की, इसको बराबर मान लेते हैं K की, और ये जो समीकरण बनता है इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात। क्या कहलाता है ये? ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया के आधार पर कार्य करता है। ये तो क्या कहा हमने कि कल हमने ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण देखा था। E1 बराबर 4.44 N1 मिला था, E2 बराबर ये मिला। E1 में E2 में E1 को हमने भाग किया तो हमको यहाँ पे N2/N1 मिला। इसको दिया समीकरण नंबर 3। अब हम जानते हैं कि ईएमएफ बराबर क्या होता है, I गुणे R होता है। तो यहाँ से हमने कहा कि ईएमएफ की जगह पे R1 रखा, तो E2 के लिए R2 रखेंगे और E1 के लिए R1 रखेंगे। ये बराबर हुआ N2/N1 के। इसको हमने क्या किया कि इस तरह से नीचे ले आए और इसको यहाँ ले गए। तो ये हमारी एक फाइनल इक्वेशन बन गई, R1 बराबर N2/N1 बराबर I1/I2। तो इन दोनों से हम यहाँ जब तुलना करते हैं तो E2/E1 बराबर क्या था, N2/N1, और N2/N1 बराबर क्या मिल रहा है, I1/I2 बराबर K। ये जो इक्वेशन होती है, ये जो समीकरण होता है, इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात कहते हैं। ठीक है, और इस अनुपात से सिद्ध होता है कि ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया के आधार पर कार्य करता है। अब इसके आगे हम चलते हैं, एक ट्रांसफार्मर का एक समतुल्य सर्किट बनाते हैं। तो कल हमने ट्रांसफार्मर का एक वो बनाया था, ये हमारे लिए ट्रांसफार्मर की क्या थी, कोर थी। ट्रांसफार्मर की कोर हो गई है। इस कोर में हमने एक प्राइमरी वाइंडिंग की थी और एक सेकेंडरी वाइंडिंग की थी। ये इस तरह से। तो यहाँ से हमने देखा था कि हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। जब ये तो आपस में कनेक्टेड नहीं है तो इस पे हमारा KVL या KCL लगाना संभव नहीं हो पाएगा। और जब हम यहाँ पे किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ वोल्टेज नियम को नहीं लगा पाएंगे तो हमारे लिए विभिन्न प्रकार की कैलकुलेशन या उसके बारे में एनालिसिस करना कठिन हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। तो
किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करने के लिए, अपनी गणनाओं को सरल बनाने के लिए, ट्रांसफार्मर के अध्ययन को सरल करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसका एक समतुल्य सर्किट बना लेते हैं। तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे, ट्रांसफार्मर का समतुल्य परिपथ। तो क्या होगा ट्रांसफार्मर का समतुल्य परिपथ? अगर हम ट्रांसफार्मर का समतुल्य परिपथ बनाना चाहें तो सबसे पहले क्या है, हमारा बाइंडिंग है। बाइंडिंग किससे करेंगे? एक तो ये हमारी प्राइमरी बाइंडिंग N1 हो गई, और ये सेकेंडरी बाइंडिंग N2 हो गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी प्राइमरी बाइंडिंग को, तो प्राइमरी बाइंडिंग किससे करेंगे? चालक से। तो चालक में एक तो प्रतिरोध होगा R1, और साथ ही साथ इसमें क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा जिसे हम कहेंगे JX1। ये सब हम एसी एनालिसिस से पढ़ चुके हैं। इसके बाद जब हम बाइंडिंग का प्रतिरोध और रिएक्टेंस लिख लिए प्राइमरी का, तो यहाँ पे हमको मिलती है कोर। क्या मिलती है? कोर मिलती है। तो कोर जो बनी है, इस कोर का भी अपना एक क्या होगा, प्रतिरोध होगा और रिएक्टेंस होगा। क्या होगा? प्रतिरोध होगा और क्या होगा, रिएक्टेंस होगा। इस तरह से इसके आगे जब चलते हैं तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसको हम इस तरह से अलग दिखा देते हैं और यहाँ पे सेपरेशन दिखा देते हैं। फिर द्वितीयक में चलेंगे तो ये हमारे लिए द्वितीयक बाइंडिंग हुई, और यहाँ पे द्वितीयक का प्रतिरोध R2 और यहाँ पे द्वितीयक का रिएक्टेंस JX2। ये तो यहाँ पे हमने देखा ट्रांसफार्मर का एक क्या सिंपल सा सर्किट। ये समतुल्य सर्किट नहीं है, सिंपल सा सर्किट है। अब यहाँ से धारा, जब हम यहाँ से V1 अप्लाई करेंगे, यहाँ से V1 अप्लाई करेंगे तो धारा I1 बहेगी। धारा I1 आएगी तो एक धारा यहाँ चली जाएगी I0, और I0 फिर ये दो भागों में बटेगी, इसको कहेंगे JXM, और ये होता है RW। यहाँ पे करंट जाएगी IM और यहाँ करंट जाएगी IW। इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पे एक EMF उत्पन्न होगा E1, और यहाँ एक EMF उत्पन्न होगा E2, और इस EMF के कारण यहाँ धारा बहेगी I2, और यहाँ हम लगा देंगे एक लोड। ZL। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक ट्रांसफार्मर का सर्किट परिपथ। अब इस परिपथ में अगर हम ये चाहें कि हम इसमें KCL लगा दें या KVL लगा दें, तो यहाँ पे देखिए क्या है, सेपरेशन आ जाता है। यहाँ पे एक बीच में स्पेस आ जाता है, ये कोर के कारण स्पेस आता है, ये कोर के कारण स्पेस आता है। तो इस स्पेस के कारण यहाँ पे KCL लगाना संभव नहीं हो पाएगा। तो जब से संभव नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे कि इधर वाले पैरामीटर को या तो हम इधर शिफ्ट कर लें या इधर वाले पैरामीटर को इधर शिफ्ट कर लें। तो इनको शिफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास द्वितीयक पैरामीटर है। कौन कौन से हैं हमारे द्वितीयक पैरामीटर? एक तो R2 है, एक JX2 है, एक हमारे पास V2 है,
यहाँ पे V2 होगा, एक हमारे पास E2 है और एक हमारे पास I2। इनको हम क्या करेंगे, प्राथमिक में शिफ्ट करेंगे। जब हम इनको प्राथमिक में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं, अभी हम देख के आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के। तो जब हम R2 को प्राथमिक की तरफ ले आएंगे तो क्या कहेंगे, R2 डैश कहेंगे। क्या कहेंगे, R2 डैश कहेंगे। और R2 डैश की वैल्यू क्या होगी, K² R2। फिर जब हम X2 लिखेंगे तो लिखेंगे हम X2 डैश, इसकी वैल्यू होगी K² X2। इसी तरह जब हम V1 लिखेंगे तो V1 क्या लिखेंगे, V2 को क्या लिखेंगे, V2 डैश, और V2 डैश मिलेगा हमको K V2। जब E2 लिखेंगे तो ये मिलेगा E2 डैश बराबर K E2। इसके बाद जब I2 लिखेंगे तो I2 डैश बराबर I2 बटे K। तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो पैरामीटर हैं ये सेकेंडरी के थे, इन्हें इस तरह से बना के लिख के और हम क्या करेंगे, इनको प्राइमरी में शिफ्ट करेंगे। तो जब हम इन्हें प्राइमरी में शिफ्ट करेंगे तो हमारे लिए एक नया परिपथ बनेगा। वो परिपथ किस तरह होगा, प्राइमरी का प्रतिरोध R1 और प्राइमरी का रिएक्टेंस JX1। यहाँ पे जो हमारा ये मैग्नेटाइज है, कोर है, ये और ये ठीक। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से अब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे। तो जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा ये R2 डैश बराबर K² R2। फिर ये सेकेंडरी का रिएक्टेंस ये X2 डैश बराबर K² X2। इसके बाद आगे चलें, इसमें लोड लगाएंगे, ये यहाँ से इसको जोड़ दिया, ये हमारे लिए क्या है, लोड। अब लोड में यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज कौन सा है, V2 डैश यानी K V2। इसमें धारा प्रवाहित होगी I2 डैश बराबर I2 बटे K। फिर यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक EMF जनरेट होगा, ये EMF क्या होगा, E1, और इसकी वजह से यहाँ पे एक EMF बनेगा, ये EMF क्या होगा, E2 डैश यानी K E2। ये हमारे लिए I0 हो गया, ये XM हो गया और ये RW हो। तो यहाँ पे करंट बहेगी XM और इसमें करंट बहेगी IW। ठीक है। ये जो एक्चुअली होता क्या है, जब हम इसमें सप्लाई देंगे तो कोर को चुंबकित करने के लिए जिस धारा की ज़रूरत पड़ती है उसी धारा को हम बोलते हैं I0। ठीक है। उस स्थिति में ट्रांसफार्मर लोडेड नहीं होता, इसलिए इसको हम नो लोड धारा भी बोलते हैं। तो इस तरह से आपका एक क्या होता है, ट्रांसफार्मर का समतुल्य परिपथ बन जाता है। अब इस परिपथ में आप KCL KVL लगा के इसकी गणना कर सकते हैं। इसकी गणना को
आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो इस गणना को आसान बनाने के लिए हम ट्रांसफार्मर का एक समतुल्य परिपथ बनाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे वीडियो कुछ ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो 2 पार्ट में बना के करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।